वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। मैं आपको करा रहा हूँ एल्किन तथा साइक्लो एल्किन चैप्टर करा रहा हूँ। इसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने पूरा इसका बेसिक समझा दिया है अच्छी तरह से। इसके बनाने की विधियाँ चल रही हैं और बनाने की विधियाँ में मैं इसका फिफ्थ रिएक्शन आपकी करा रहा हूँ बनाने की विधि में। तो फिफ्थ आपकी है कि एल्किल हैलाइड के अपचयन से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने नोट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बीएससी के नोट्स के लिए 9411009110 इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कांटेक्ट। तो वहाँ से आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, फिजिक्स का भी और मैथमेटिक्स का भी। तो आपकी मैथमेटिक्स भी मैं करा रहा हूँ। तो इसमें है कि एल्किल हैलाइड के अपचयन से। तो पहले समझिए अपचयन क्या चीज़ होती है। अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और अन्य आपके जितने तत्व होते हैं उनका निकलना। ठीक है, तो वो आपका अपचयन कहलाता है। तो किस टाइप से होगी कि ZnCu युग्म का मतलब जोड़ा तथा एथिल अल्कोहल CH3CH2OH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के अपचयन से, मतलब एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन से जुड़ने से एल्किन प्राप्त होता है। किस टाइप से होता है रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। आर हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एक्स का मतलब हैलाइड, कोई भी आपका FCl, Bri, A8TS, मतलब दावा श्रेणी में आपके पी ब्लॉक्स में जो आपके 7A ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो आपके यही होते हैं। ठीक है, प्लस 2H हमने हाइड्रोजन से करा दी क्रिया। किसकी उपस्थिति में कराई है? एथिल अल्कोहल की। ZnCu की आपकी प्रेजेंस और एथिल अल्कोहल की। ठीक है, एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में हम इसे करा रहे हैं। तब आपका बनता है RH, इससे एक H जुड़ जाएगा प्लस HX, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। तो आपको ये क्या मिल गया? एल्केन मिल गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चीज समझिए। नेक्स्ट चीज आपकी, अगर इसमें ही मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊँ तो आर की हम कोई भी श्रृंखला ले लेते हैं, CH3CH2 की श्रृंखला ले ली, और एक्स की हमने कोई Br कोई भी हैलाइड ले लिया, प्लस 2H। प्रेजेंस आपकी वही रहेगी जो आपकी प्रेजेंस है इसमें, ZnCu और CH3CH2OH, मतलब आपका एथिल अल्कोहल। तब आपका बनेगा CH3CH3, जो आपका क्या बन गया? एथेन। ओके, और प्लस HX, H का मतलब H तो जुड़ता रहेगा, और X का मतलब Br आपका हो जाएगा। तो इससे हमारी नॉर्मली, और ये हमारा क्या ले लिया हमने? एथिल हैलाइड या एथिल ब्रोमाइड। और ब्रोमाइड या एथिल हैलाइड कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एथिल ब्रोमाइड। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया। और उसके अगले पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, अगली हमें हेडिंग है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर। इससे पहले आपको मैंने करा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण से, इसका क्या है? उसके लवण का हम जलीय अपघटन कराने पर। तो रिएक्शन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के जलीय अपघटन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एल्किन प्राप्त होता है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन क्या है कि हमें 2CH3COONA, इसका मतलब है कि हमने सोडियम का ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और CH3 आपका कोई हमने कार्बन की श्रृंखला ले ली, प्लस 2H2 हमने जलीय विलयन ले लिया इसका। और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? CH3CH3। ओके, एक CH3 आपका ये और 2 CH3, तो आपको CH3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2CO2, आपके 2 CO2 ये बचे हुए हैं, इसमें 2 आपकी और रह गए O। ठीक है, प्लस 2NaOH प्लस H2। समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। तो ये चीज़ आपकी निकल के ही आ गई। या एक तरीके से आप इसको और लिख सकते हैं, 2CH3 और CH3 और CH2CH3 COONA। ओके, और जब हम इसका करेंगे तो 2CH3 आपका H रहेगा, या आप एथिन समझ लीजिए इसे, COO माइनस आपका अलग हो जाएगा, प्लस 2Na प्लस आपका ये आ जाएगा। तो इससे भी आप ऐसे कर सकते। रिएक्शन समझिए, हमने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम मतलब पोटेशियम लवण, इसकी जगह हम पोटेशियम के भी ले सकते हैं। जल्दी एक बटन कराया तो CH3 आपका ये निकल गया, CO2 आपका ये बचा, लेकिन आपके 2 CO2 है, तो एक 2 CO2 हमने सेम ऐसे इस टाइप से लिख दिए। उसके बाद Na आपका ये बचा, वो आपका OH ही है। ओके, तो आपका ये निकल गया, फाइंड होके आ गया। दूसरी चीज़ इसमें समझिए, थोड़ा फोकस सही नहीं हो रहा, मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ये अगला पॉइंट हम समझते हैं। इसका अगला पॉइंट इसी, देखिए अब इसकी थोड़ी क्रियाविधि समझ लेते हैं। तो एनोड जो आपका, जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो रॉड्स होती हैं, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है।
तो एनोड पर आपका प्लस वाला भाग मतलब इसका हम जिसको हम अपचेत कराते हैं। तो 2s3 माइनस जो आपका एक भाग था उसमें क्या किया हमने, इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साइन है, एक गोला जो आपको दिखाया है, ठीक है। तो जब 2s3 आपको एस्टेज रहेगा, सिंगल बॉन्ड C+2 एस्टेज रहेगा, और इसमें सिंगल बॉन्ड एक आपका जो आपके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, एक पेयर्ड था एक अनपेयर्ड था, 1+2e माइनस इसमें निकाल दिया। इसी हिसाब से इसमें किया है हमने, सिंगल आपका अनपेयर्ड बचा तो हमने अनपेयर्ड यहाँ पे दिखा दिया, प्लस CO2 पूरा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है कि एक पेयर्ड और अनपेयर्ड आपका सीधा बॉन्ड बना लेता है। तो CH3 या एक चीज़ और आपकी यहाँ पर कि आपकी ये मुक्त मूलक के रूप में भी यहाँ पर होते हैं, ये फ्री रेडिकल जिसे बोलते हैं, तो आपके मुक्त मूलक के रूप में भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एट कैथोड के ऊपर भी सेम एस्टेज ऐसा ही होता है कि 2s2 को जो आपको लास्ट रिएक्शन में कराया था +2e माइनस और S2, ठीक है। तो ये भी पेयर्ड में हो जाएंगे S2 + 2OH माइनस, इस हिसाब से 2Na प्लस और प्लस 2OH माइनस ये भी बॉन्ड बना लेंगे तो ये बॉन्ड बना के 2NaOH हो जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ थी, आप चाहें तो कर सकते हैं, थोड़े ये एक एडिशनल रूप में मैंने आपको करा दी रिएक्शन से, तो इसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बहुत ही गुण के बारे में इसमें देखिए, ब्लेता एल्किन ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अवले होते हैं। तो ध्रुवीय विलायक का मतलब होता है जो आपके आयन में आपके विद्युत आयन में कन्वर्ट होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपको ध्रुवीय विलायक हो गए। परंतु अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, हेक्सेन आदि में विलय होते हैं। तो आपकी विलयता की प्रॉपर्टी हो गई। अगली बात करते हैं, अगली आपकी है क्वथनांक। क्वथनांक की दे रखी है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग मतलब उबालना आपका जो बनता है। तो एल्किन का क्वथनांक अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है। एल्किन के बाद पाए जाने वाले आकर्षण बल निर्धारित करते हैं कि एल्किन की क्वथनांक कम होंगे या अधिक। इसके बाद आकर्षण बल जो होता है वो उस पर डिपेंड होता है कि इसका क्वथनांक कम होगा या अधिक होगा। तो उसकी कंडीशंस भी होती हैं, वो आपको मैं इस कंडीशन के बारे में जरिए समझाता हूँ। तो कंडीशन के जरिए आप क्या देखेंगे कि आपका एक कार्बन, फिर 2 कार्बन श्रृंखला, फिर 3 कार्बन श्रृंखला, फिर 4 कार्बन श्रृंखला श्रृंखला आपकी बढ़ती जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल का बढ़ता क्रम, जब अणु ज़्यादा होंगे तो आकर्षण बल आपका जो है, आकर्षण बल का दोनों अणुओं को अपने आकर्षित करने का जो बल है वो आपका बढ़ता जा रहा है। और क्वथनांक का बढ़ता क्रम, जो आपका क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है आपका, कि वो भी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपकी द्रव में बाष्प बदलने की प्रक्रिया आपकी क्वथनांक हो जाती है। कंडीशन सेकेंड इसी में है, और कंडीशन सेकेंड में देखते हैं कि हम इसमें अलग अलग श्रृंखलाएं लेती हैं, जैसे कि एन पेंटेन। पेंटेन की सीधी श्रृंखला जो होती है उसे एन पेंटेन की बोलते हैं, मतलब सीधी श्रृंखला, कार्बन की सीधी श्रृंखला जब होती है उसे एन लगा के बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 5 कार्बन की श्रृंखला है तो एन पेंटेन। उसके बाद आइसो का श्रृंखला आपका आइसोमर, जो आपकी श्रृंखला होती है या समायवी जो होते हैं वो आपकी समायवी श्रृंखला, CH3 CH CH2 CH3, उसकी सिर्फ आपकी श्रृंखला तो वही है, लेकिन इसकी श्रृंखला में हम चेंज कर देते हैं, उसे आइसो पेंटेन मतलब आइसो लगा देते हैं और श्रृंखला आपकी चेंज हो जाती है। और नियो का मतलब जब एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो आपकी नियो होती है। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अगली चीज़ क्या है कि सरफेस एरिया पृष्ठफल का घटता क्रम, जब ये ऐसी सिंगल बॉन्ड फिर इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा था, फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, या एक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ गया, फिर यहाँ पर 3 से जुड़ा है और यहाँ पर 1 बॉन्ड से जुड़ा था, तो इसका क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का घटता क्रम, मतलब ये आपका इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो घटता जाएगा। आकर्षण बल का घटता क्रम, आपका आकर्षण बल कम होता जाएगा, और क्वथनांक का घटता क्रम, आपको क्वथनांक भी घटता जाएगा जब ये कंडीशन एक कार्बन अनेक बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो बात करते हैं और इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसमें पहले आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो आपको अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि थोड़े आपके लेवल से ऊपर है, तो इस चैप्टर के लास्ट में आपको ये चीज़ समझाऊंगा मैं। इसमें आप दूसरी चीज़ समझिए, इसमें आता है आयोडीनीकरण। तो एल्किन की I2 से मतलब आयोडीन से क्रिया कराने पर आयोडो एल्किन का निर्माण होता है। तो परंतु वह रिएक्शन उत्क्रमणीय होती है, इस क्रिया को एक ही दिशा में संपन्न करने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक कंसंट्रेट HNO3 की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं, इसमें एल्केन लेते हैं, ठीक है, एल्केन हमने कोई भी ले लिया, इसमें मेथिन ले ली और I2 से क्रिया कराई और कंसंट्रेट मतलब उपस्थिति ले ली में कंसंट्रेट HNO3 की, और रिएक्शन कराई तो CH3 एक बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो CH3I बन गया, एक I बचा और एक H बचा यहाँ से, तो हमने HI बना ली, तो हमारा क्या बन गया, आयोडो मेथिन बन गया। और
और इसका ही एक टॉपिक है कि विभिन्न हैलोजन की रिएक्टिविटी का क्रम, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। मतलब आपकी जो हैलोजन है कि हैलोजन धातु हैं, ठीक है, हमारे कहने का मतलब है विभिन्न हैलोजन की रिएक्टिविटी, आपका जो रिएक्ट करने की क्षमता होती है वो किस प्रकार से है। तो F2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे कम होती है फ्लोरीन की, फिर उससे बड़ी, मतलब क्रियाशीलता का क्रम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी आपकी सबसे छोटी कौन सी होगी, तो पहले हम I2 इसकी सबसे छोटी होगी, फिर ब्रोमीन उससे बड़ी, फिर क्लोरीन उससे बड़ी, और F2, मतलब इधर को चलती जा रही है, ठीक है। तो साइन मतलब इधर से लगे हुए हैं, तो I2, Br2, फिर Cl2, फिर F2, इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। इस चीज़ को भी आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपने मुक्त मूलक को नहीं समझा है। तो इस अभिक्रिया के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा या चैप्टर के लास्ट में समझाऊंगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में